Very, very good morning, all of you, my dear students and friends. आप सभी का सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आप सभी के लिए मैं राजस्थान जेएलओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रही हूँ। ठीक है, तो उसमें आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको, जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने के साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी। ठीक है, तो जो जितने भी 4 पेपर हैं इसके, तो चारों पेपर को मैं आपको डीपली एनालिसिस करवाऊंगी, कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। और आने वाले अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है नवंबर में आपकी, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और ट्रिक्स भी बताऊंगी, याद करने का तरीका बताऊंगी, और कुछ क्लासेस मतलब आपको कंटिन्यू क्लासेस भी कंडक्ट करवाऊंगी, फ्री क्लासेस यूट्यूब पर, तो वो सब आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, मैं ये जो है क्वेश्चन पेपर है 2019 का, 2019 का जेएलओ का ये पेपर है। इसमें ये हिंदी और इंग्लिश का है। ठीक है, पेपर 4 नंबर का पेपर है ये। इसमें जो है 2 पार्ट है इसमें, एक तो हिंदी का है, एक इंग्लिश का है। 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। तो ये 2 पार्ट में कवर करवाऊंगी मैं हिंदी का, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना है ना, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए ये 2 पार्ट में आएगा। और इसी तरह इंग्लिश का भी 2 पार्ट में आएगा। तो ये 4 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश का 4 पेपर। ठीक है, पार्ट 4 जो है आपको मैं कवर करवा दूंगी। तो चलिए, क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे क्या है आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हम लोग टूल से निकाल लेते हैं, ब्रश वगैरह जो है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं। ठीक है, निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं। तो शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं, इसमें दिए 4 ऑप्शन। आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो मैं बता देती हूँ, वैसे प्रिंटिंग थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है। अंधाधुंध है पहला, दूसरा है इकट्ठा, तीसरा है सूझबूझ, और चौथा है धोखाधड़ी। तो बताइए कौन सा धोखाधड़ी है ये। ठीक है, तो कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से। भाई धोखाधड़ी नहीं होता है, धोखाधड़ी होता है। ठीक है, तो धोखाधड़ी होता है, तो ये गलत है। तो सूझबूझ नहीं होता, सूझबूझ होता है, तो ये भी गलत है। इकट्ठा की बात करें तो इकट्ठा नहीं होता, इकट्ठा होता है। ठीक है, तो इकट्ठा होता है, इकट्ठा। ठीक है, फिर अंधाधुंध शब्द जो है ये है करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है। तो इस तरह के शुद्ध अशुद्ध शब्द आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, 5 से 10 सब क्वेश्चन आपको शुद्ध अशुद्ध शब्द से ही मिलेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। अब सभी शब्द शुद्ध हैं उसके बारे में इसमें ग्रुप है, यानी कि 2-2 का, तो जिसमें मतलब सभी शब्द शुद्ध हैं, तो वो आपको चूज करना है इसमें। तो पहला है हितैषी न्योता, दूसरा है निर्वलंब सिद्धहस्त, और तीसरा है दंपति प्रशस्त, और चौथा है पुनरावलोकन और क्रियान्वयन। तो इसका करेक्ट आंसर है जो है वो है निर्वलंब सिद्धहस्त। ठीक है, ये शुद्ध है, बाकी ये शुद्ध नहीं है। और कौन सा शब्द अशुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कौन सा शब्द अशुद्ध है।
तो पहला है इसका एहतियात, दूसरा है चरागाह, तीसरा है खौफनाक और चौथा है खिलाफ। तो खिलाफ करेक्ट है। खौफनाक, खौफनाक नहीं होता है, खौफनाक होता है, ठीक है, खौफनाक होता है। और चरागाह, वैसे चरागाह और चारागाह दोनों ही सही होता है, ठीक है, चरागाह और चारागाह दोनों ही सही होता है, तो ये भी सही है। तो एहतियात यानी कि सावधानी। तो अशुद्ध शब्द बताना है हमको कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो खौफनाक, खौफनाक जो है, खौफनाक नहीं होता है, खौफनाक होता है, ठीक है, तो ये गलत है। तो आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला पेज जो है वो सही है, इसमें जो टाइम ना प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी आ रही है, बाकी अगले पेज में नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? पहला है न्यायाधिकरण, पहला है न्यायाधिकरण, यथेष्ट, दूसरा है न्योछावर, संप्रभुता, तीसरा है प्रत्यावर्तन, जीर्णशीर्ण, चौथा है चित्रपट, मल्लयुद्ध, मल्लयुद्ध। तो बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध शब्द है? देखिए न्यायाधिकरण सही है, ठीक है, बताइए आप भी, मतलब इसको साथ में करते चलिए, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो ये आप भी करते चलिए साथ में, बताइए। तो न्यायाधिकरण सही है, न्योछावर भी सही है, और प्रत्यावर्तन, जीर्णशीर्ण ये भी सही है, चित्रपट, मल्लयुद्ध। तो इसका जो जोड़ा है ना ये सही नहीं है, अशुद्ध है, तो ये बताना है हमको। तो चित्रपट और मल्लयुद्ध नहीं होता, मल्लयुद्ध होता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये मतलब जो ऑप्शन गलत आ रहा है यही आंसर है हमारा। आपको जब एग्जाम देंगे ना तो इसी तरह से अटेम्प्ट करना है, भाई जो जो सही है उनको सिलेक्ट कर लेना, जो गलत है उसको आपको चूज करना है, वही आपका आंसर रहेगा। अब 5वें में आते हैं। रिक्त, रिक्त, रिक्त है एक तो, और एक रिक्त है, दो चीजें दी गई, एक तो रिक्त दिया गया है, एक रिक्त दिया गया है। सम श्रुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका क्या है, क्या होगा, मतलब इसका अर्थ, रिक्त का अर्थ क्या होगा और रिक्त का अर्थ क्या होगा? तो पहला दिया हुआ है खाली, उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति, दूसरा है खाली और ऋण, तीसरा है शून्य और रीति, चौथा है दाई भाग और खोखला। तो रिक्त का जो सही अर्थ है इसमें वो है खाली, और रिक्त का मतलब होता है, रिक्त का मतलब होता है उत्तराधिकार में प्राप्त धन संपत्ति। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो यही आंसर है, ठीक है, आंसर यही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला, ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये हो गया है गड़बड़, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। तो स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द है, बताइए। पहला है व्रीड़ा, 2 है ग्लानि, 3 है लज्जा, और 4 है चौथा है ऑप्शन शोभ। तो शोभ बताइए कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्लानि। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला जो शब्द होता है ग्लानि, यानी कि हमें ग्लानि हो रही है, खुद से ग्लानि हो रही है ना, घृणा, खुद से ग्लानि हो रही है, नफरत हो रही खुद से।
तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 में आते हैं। अरे कौन सा शब्द है, क्वेश्चन नंबर कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, सेकंड है उत्तरोत्तर, तीसरा है उत्तरोत्तर और 4 है उत्तरोत्तर। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा सही है। एक तो है उत्तरोत्तर, दूसरा है उत्तरोत्तर, तीसरा है उत्तरोत्तर, मतलब पूरा ही शब्द नहीं है वो, और चौथा है उत्तरोत्तर। तो बताइए कौन सा सही शब्द है, शुद्ध कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, उत्तरोत्तर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7223063319। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है, आप क्लासेस करना चाहते हैं अगर हमारे साथ JLO की, तो आप क्लासेस कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है। ठीक है, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहें JLO की प्रिपरेशन, और हम सारी तैयारी, सारी प्रिपरेशन आपको कंप्लीट करवा देंगे। और हम झारखंड सिविल जज की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी हम ऑल स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, हमारी प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी पर। हमारा प्रतिज्ञा लॉ अकेडमी का ऐप भी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो लास्ट में आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसका PDF आपको है ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री PDF सब कुछ मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वाक्य में कारण कारक के परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, किस वाक्य में कारण मतलब करण कारक के परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन है गाड़ी पेट्रोल से चलती है, सेकेंड है तराजू से सामान तोला जाता है, तीसरा है वह जयपुर से आज ही आया है, और चौथा है कारीगर ने पेचकस से ढक्कन खोला। तो परसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, वह जयपुर से आज ही आया है। तो ये क्या है, संप्रदान अपादान, ये संप्रदान अपादान है, इसमें परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, जयपुर से जो से वर्ड है ना, ये लगने से ये परसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है कौन से, रोटी, सेकेंड है थाली, तीसरा है पढ़ाई, चौथा है पानी। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है भाई, देख के ही बता देंगे आपके पुल्लिंग कौन सा। रोटी तो स्त्रियों वाला है, थाली, पढ़ाई, तो ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग वाले हैं, है ना। रोटी क्या है, स्त्री है, थाली क्या स्त्री है, पढ़ाई क्या है, स्त्री वाली है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पानी। भाई देख के ही आपको पानी पता चल रहा है कि पानी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, मेल के लिए यूज होता है ये पानी शब्द। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 पानी। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं।
निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 10। ए है अभ्यारण्य, बी है आर्द्रता, स नंबर है सौहार्द्र और द नंबर है उच्छृंखल, यह नंबर है सिरमौर। किस विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध है? भाई जिसमें दोनों शब्द शुद्ध है वो हमको चूज करना है। तो पहला है ब और स, दूसरा है स और द, तीसरा है द और य, चौथा है अ और ब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है अ और ब, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 तो रह गया पीछे। तो अ और ब ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, क्यों सही है भाई? ये अभयारण्य ही होता है और आर्द्रता ये करेक्ट शब्द है। ठीक है, तो सौहार्द्र नहीं होता है, सौहार्द्र होता है। ठीक है, उस श्रृंखल नहीं होता है और सिरमौर ये मतलब जो शुद्ध है बिल्कुल उसके बारे में अभयारण्य ही होता है और आर्द्रता ही होता है। तो ये अ और ब दोनों शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द हैं। अशुद्ध शब्द मतलब शुद्ध अशुद्ध शब्द कितने आ गए? देखो अभी हम करते आ रहे हैं शुद्ध अशुद्ध शब्दों में 11 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आते हैं शुद्ध अशुद्ध के। कितने? 11 क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध के। ये शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 1 पृष्ठभूमि, सेकेंड है अनिष्ट, तीसरा है गरिष्ठ, चौथा है समष्टि। अशुद्ध शब्द बताइए भाई कौन सा अशुद्ध है? पृष्ठभूमि करेक्ट है, अनिष्ट सब सही है, गरिष्ठ जो है गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है। ठीक है, समष्टि जो है ये भी सही है, अनिष्ट ये भी सही है, पृष्ठभूमि सही है, गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है। ठीक है, गरिष्ठ होता है, ठ आता है, ठ ये ठ। ठीक है, गरिष्ठ होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 क्या कहता है? स्क्रीन बड़ी करने पड़ती है ना, फुल स्क्रीन पे करना पड़ता है, जूम करना पड़ता है, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 12। ये बार बार ऐसी स्क्रीन हो जाती है। 12वां क्वेश्चन कहाँ गया? वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है? है ना, वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि चेंज नहीं होता है उसमें। किस में नहीं होता है? नदी का चेंज होता है कि नहीं? देख लीजिए भाई आप करके, नदी का चेंज होता है? नदी का नदियाँ बन सकता है क्या? यस। परीक्षा का बन सकता है? परीक्षाएं हो सकता है। रास्ता का बन सकता है ना, रास्ता का? यस, रास्ते हो सकते हैं। परिवर्तन हो रहा है ना। जनता का क्या परिवर्तन होगा? जनताएं ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर क्या होगा इसमें? एक वचन, जनता का जनता ही रहता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, जनता का जनता ही रहता है, चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आता है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो मध्यम पुरुष का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 आप आगे आ जाए, सेकेंड है उन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया, तीसरा है उसमें धैर्य नहीं है, चौथा मेरा आना संभव नहीं है। तो इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग कहाँ हुआ है? आप आगे आ जाएं। देखिए अब मैं बताऊंगी आपका इसका लॉजिक, है ना। तो इसका जो आंसर बता देती हूँ पहले मैं कि इसका आंसर है आप आगे आ जाएं, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसका लॉजिक मैं बताती हूँ। मैं, हम जो होता है
है ना, मैं, हम, मेरा, तो ये क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष होता है यानी फर्स्ट पर्सन होता है। तू, तुम, आप, ये क्या होता है, मध्यम पुरुष। तू, तुम, आप, तो ये होता है मध्यम पुरुष। तो आप यहाँ पर आ रहा है तो ये क्या है, मध्यम पुरुष। ठीक है, और वह, वे, तो ये क्या होता है, उन्होंने, तो होता है अन्य पुरुष। ठीक है, मेरा तो उत्तम पुरुष आ रहा था, मध्यम पुरुष की बात पूछ रहे हैं, तो आप आ रहा है यहाँ पर आप, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। है तुम उद्भूत का उदाहरण है। है तुम मद्भूत का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है वह आकर बैठा ही है। सेकंड है बालक स्कूल जा चुका था। तीसरा है समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। चौथा है मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है। तो बताइए इसका क्या होगा। वह आकर बैठा ही था, अभी आकर बैठा ही है। ठीक है, बालक स्कूल जा चुका था, तो ये क्या जा चुका था, पूर्ण भूतकाल हो गया। समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। तो इसका जो आंसर है ना, ये है समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। ये आंसर है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है, मतलब वर्तमान संदिग्ध स्थिति में है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, यानी कि फ्यूचर वाला हो गया। सेकंड, तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्तमान हो गया। तो इसमें संदिग्धता है क्या, हाँ है, बिल्कुल है ना। तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे, कंफर्म तो नहीं है, करते होंगे। तीसरा है उसने गाना गाया। और चौथा है बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे। तो फ्यूचर में खरीदेंगे, बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे। तो संदिग्ध वर्तमान का यूज कहाँ हुआ, तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे। ऑप्शन नंबर 2 आंसर करेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें डायरेक्टली ऑप्शन मतलब आंसर बता दें, सभी को एक एक ऑप्शन क्यों बता रही हैं। भाई इसलिए बता रहे हैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते रहे, कुछ कन्फ्यूज़न की कंडीशन नहीं रहे, इस वजह से हम आपको ये बता रहे हैं। 16 हो गए हमारे क्वेश्चन, मतलब 15 तक। अब हम 16 में आते हैं। ठीक है, 16 में आते हैं। 16 का यार क्या है, इनमें से किस शब्द में लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज होता है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है नौकर, सेकंड है हाथ, तीसरा है नायक, चौथा है बाघ। तो भाई देखो नौकर का तो नौकरानी हो जाएगा, हो रहा है चेंज। हाथ में चेंज हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए आप लगा करके चेंज करके। हाथ का हाथ ही नहीं हो सकता, हाथ ही नहीं हो सकता, हाथ का हाथ ही रहेगा। तो आंसर तो हमारा ये हाथ हो गया। तो नायक का नायिका हो जाएगा, बाघ का बाघिन हो जाएगा। लेकिन हाथ चेंज नहीं हो रहा है ना, लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हाथ में नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, हमेशा एक वचन में यूज किया जाता है जिसे, वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17। तो पहला है भीड़, दूसरा है हस्ताक्षर, तीसरा है लोक, चौथा है प्राण। तो प्राण क्या एक वचन में यूज होता है हमेशा, नहीं, उसके प्राण निकल गए। तो क्या है, एक वचन हो रहा है, बहुवचन में यूज हो रहा है। हस्ताक्षर कर दिया, ऐसे कहेंगे क्या, हस्ताक्षर कर दिए ये कहते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे, लोग
लोग क्या एक वचन में आता है? नहीं आता है ना, लोग तो बहुवचन में आते हैं। भीड़, भीड़ बिखर गई, तो हमेशा एक वचन में ही होता है ये यूज। ठीक है, भीड़ को क्या कहेंगे कि भीड़ का भीड़ होता है, यानी कि एक वचन ही होता है हमेशा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है 17 का। और क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 का मिलेगा, इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर 1, मैंने दरवाजा नहीं खोला। सेकंड है, कूलियों ने सामान नहीं उठाया। तीसरा है, दादी से चला नहीं जाता। चौथा है, मोहन ने खाना नहीं खाया। भाववाच्य का मतलब जो भावनाएं आती है, भावनाओं का यूज कहाँ हो रहा है, कौन से वाले वाक्य में हो रहा है? ठीक है, तो मैंने दरवाजा नहीं खोला, इसमें भावना का यूज तो नहीं हो रहा है ना, कर्तृवाच्य है ये तो। सेकंड क्या, कूलियों ने सामान नहीं उठाया, तो इसमें कोई भावना वाली यूज तो नहीं, कार्य वाला ही हो रहा है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है ना। मोहन ने खाना नहीं खाया, नहीं खाया तो क्या किया, कर्म नहीं किया तो कर्मवाच्य है। और तो इसका जो आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा दादी से चला नहीं जाता। ठीक है, दादी से चला नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। क्यों होगा भाई ये? कि भावनाओं बता रहा है। असमर्थता, नकारात्मक वाक्य जो होते हैं असमर्थता बताने वाले, वो भाववाच्य होते हैं हमेशा। ठीक है, तो असमर्थता बता रहा है कि दादी से चला नहीं जाता, ये भावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर 1 संदेहार्थक, सेकंड है संकेतार्थक, तीसरा है आज्ञार्थक, चौथा है विधानार्थक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो आंसर है इसका संकेतार्थक है। ठीक है, संकेत कर रहा है कि दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है, संकेतार्थक, ये आंसर है इसका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। किस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर 1, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। सेकंड है, मोहन आया किंतु सोहन चला गया। तीसरा है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। चौथा है, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य सम्मिलित है, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, यह है आंसर इसका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कोई सा छूट तो नहीं रहा है, मिस तो नहीं हो रहा है? हम 30 क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, और 35 क्वेश्चन अगले इसमें करेंगे हम। सॉरी 75 क्वेश्चन है ना मुझे काउंटिंग नहीं आती भाई। ठीक है, हम चलिए इसमें जितना भी होगा उतना हम कर लेंगे, बाकी के जो बचेंगे वो नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता ना, अपलोड करने में दिक्कत होती है। 21 में आते हैं, किस वाक्य में संकेतार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, पहला ऑप्शन। ठीक है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, संकेत कर रहा है। सेकंड, सदैव सच बोलो। तीसरा है, उसने अपना कार्य कर लिया है। चौथा है, ईश्वर सबका भला करे। भाई आंसर हमने बता ही दिया कि संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है, तुम पढ़ते तो पास हो जाते। पढ़ाई नहीं करी पास कैसे होंगे? भगवान को दोष देने से क्या फ़ायदा, और रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई करो भाई, मेहनत करो, निश्चित ही सफलता मिलेगी। ठीक है, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में विश्वास रखो कि हम कामयाब होंगे एक दिन। मेहनत करो, निराश मत हो, और अपने आप को मोटिवेट रखो। यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है सफलता का, और कोई मूल मंत्र नहीं है इसका।
22 हो गया क्या? नहीं, 22 नहीं हुआ भाई, 22 अभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सातत्य बोधक पक्ष का उदाहरण है। सातत्य बोधक का मतलब ये होता है सतत, निरंतरता, ठीक है, कंटिन्यू जो काम होता है उसका उदाहरण कौन सा है वो पूछ रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है, वह अच्छा खिलाड़ी है। क्या इसमें कंटिन्यूटी है? नहीं है। सेकंड, वह नियमित रूप से स्कूल जाती है, ये हो सकता है, ठीक है। और तीसरा, वह पढ़ाई कर चुका है तो कंटिन्यूटी तो है नहीं, परफेक्ट हो गया है ना, परफेक्ट टेंस में चला गया। वह राकेश पढ़ रहा है। चौथा ऑप्शन क्या गिरा है? राकेश पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है? कंटिन्यूटी है इसमें, यस बिल्कुल कंटिन्यूटी है, क्योंकि वो पढ़ रहा है ना, क्या कर रहा है? रीडिंग है, कंटिन्यूसली चल रहा है ये टेंस, ठीक है, कंटिन्यूस रनिंग हो रहा है, तो क्या हो रहा है? राकेश पढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। राकेश इज रीडिंग, पढ़ रहा है, कंटिन्यूस टेंस का है, ठीक है, तो सतत वाला है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। थोड़ा सा है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ना दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाई माफ़ करिएगा थोड़ा मुझे। हर मुश्किल से विधाता बचा लोगे तुम। 23, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। पहला, कुसंगति के कारण उसके तन पर कालिख पुत गई। भाई अशुद्ध वाक्य देखना है अपन को, ठीक है। सेकेंड है, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। तीसरा, प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। चौथा है, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। अबे पानी पी लिया और उसके बाद जाति पूछ रहे, क्या फ़ायदा? बेकार की बात है ये तो ना, ये तो पानी पीने से पहले ही पूछ लेते। अब इसका जो तीसरा वाला है, प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, करेक्ट है भाई। तेरी बातें सुन सुनते मेरे कान थपक गए, ये भी करेक्ट है। तो गलत क्या है? अशुद्ध वाक्य क्या है? कुसंगति के कारण उसके तन पर कालिख पुत गई। तन पर नहीं होता है, मुख पर होता है, ठीक है। अगर मुख होता तो करेक्ट होता, मुख नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये वाला गलत है, तन पर कालिख नहीं पुतती, मुख पर कालिख पुतती है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, यानी कि ये मतलब आंसर। 24 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 24 इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है, ये शुद्ध है क्या? सेकंड, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी होता है क्या? तीसरा है, यह आप पर निर्भर है। चौथा है, भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है। तो भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है भाई, कैसे? क्योंकि भीतर प्रवेश का मतलब ही स्वयं ये होता है कि हम अंदर जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो भीतर शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये क्या है? अशुद्ध शब्द है, हमको शुद्ध शब्द बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है, ये आंसर है ये ऑप्शन नंबर तीसरा, यह आप पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 25, किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? पहला ऑप्शन है, उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। सेकंड है, मैंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं। तीसरा, ये मेरे ही हस्ताक्षर है। चौथा, अभी 10 बजे हैं। वचन संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। तो देखिए ना, उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, तो सही है भाई। मैंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, अनेक जो है ना, देखो पुस्तकें भी बहुवचन है और अनेकों उसके साथ बहुवचन फिर लगा रहे हो, तो अनेक जो है खुद ही अपने साथ, अपने आप में अनेक का मतलब ये होता है बहुवचन, तो उसमें अनेक को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है? गलत हो गया, यानी कि गलत है, ये अशुद्ध है वाक्य। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आंसर क्या है? मैंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26,
वाक्य रचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, हिंदी और इंग्लिश में टाइम तो बहुत लगता है, एग्जाम में भी टाइम लगेगा, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है ये, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा, हिंदी और इंग्लिश में। जैसे लॉ के सब्जेक्ट तो आपके पढ़े हुए, उसमें इतनी प्रैक्टिस नहीं मांगता है, जैसे रिवीजन आपने पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में है, सब कुछ आपको पता है भाई लॉ के बारे में, तो आप देखेंगे और क्वेश्चन कर देंगे और आपको देख के ही पता चल जाए क्या करना है क्या नहीं। यहाँ तो दिमाग लगाने की वाली बात होती है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, तो आप देखते ही नहीं कर सकते चीज़ों को, तो सोचना समझना पड़ता है, तो टाइम लेता है, तो टाइम मैनेजमेंट जरूर इसमें मस्ट रहेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात आपका टाइमिंग का रहेगा हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो वो ज़रूर आप रिवीजन करके आप अपना प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा टाइमिंग का ज़रूर। तो अब हम 26 में आए हैं। वाक्य रचना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। सेकंड, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले तथा गौण कर्म बाद में आता है। तीसरा है, मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान उपवाक्य प्रायः आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। चौथा है, सामान्य वाक्यों में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया का क्रम होता है। हाँ, तो कर्ता पहले आता है, कर्म बाद में आता है और क्रिया इनका मेल होता है तीनों का, ठीक है, कर्ता कर्म और क्रिया। तो ये सही है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है हमको। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट नहीं है, यही आंसर है, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले तथा गौण कर्म बाद में आता है, ये गलत बात है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर 27, 29 आ रहा, 27 कहाँ गया? ये रहा। ऐसे छुप जाते हैं क्वेश्चन भी मिलते नहीं, सॉरी फॉर आपका टाइम हो रहा है। 27 में, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, व्याकरणिक दृष्टि से इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इसका उद्देश्य क्या है व्याकरणिक दृष्टि से? तो पहला ऑप्शन है पूर्व, सेकंड है दिशा, तीसरा है उदय और चौथा है सूर्य। तो उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य सूर्य ही है, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट एक तो सब्जेक्ट होता है, उद्देश्य सब्जेक्ट, एक विधेय होता है प्रीडिकेट, ठीक है। तो इसमें जो उद्देश्य है वो है सूर्य। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ? इसमें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ना देखो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, प्रिंट आउट आपको मिल जाएगी इसकी। 28 है, किस वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। सेकेंड है रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि है। तीसरा है उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। चौथा है तुम कहाँ रहते हो। ऑप्शन नंबर तीसरा, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें विराम चिन्ह का यूज नहीं हुआ है, ये आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। 29 क्वेश्चन में आते हैं। लिखते समय बीच में कोई शब्द वाक्यांश छूट जाता है तो उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे लिख दिया जाता है? हाँ, मतलब हमने कोई चीज़ लिखी, उसके बीच में अगर कुछ छूट गया और उसके बीच में कुछ और लिखना है तो उसे क्या कहते हैं? पहला है हंस पद, दूसरा है योजक, तीसरा है कोष्ठक, चौथा है विवरण।
तो हंस पद लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट है, हंस पद लगाते हैं। हंस पद जानते हैं ना, ऐसा होता है, सॉरी ऐसा नहीं होता है हंस पद, हाँ ऐसे ही होता है, हंस पद ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। हंस पद लगा के यहाँ से शुरू कर देते हैं लिखना। जैसे मान लो ये हमने शब्द लिखा और इसके बीच में फिर हम ये हंस पद लगा के आगे से लिखना शुरू, जैसे यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, हंस पद लगा के फिर हम यहाँ लिख देते हैं कोई चीज़, है ना। तो 30 में आ गए, क्वेश्चन नंबर 30 में हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को सृजित करने वाले शब्दों, सूचित करने वाले शब्दों, ठीक है। हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को सूचित करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे प्रिंट की आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से, इसलिए आप नोट डाउन कर। हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव को सूचित करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है संक्षेपण, सेकेंड है विस्मय सूचक, तीसरा है निर्देशक, चौथा है प्रश्न सूचक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 विस्मय सूचक, ठीक है भाई। जिसमें हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव को सूचित किया जाता है वो विस्मय सूचक होता है, ऐसा होता है वो, ठीक है, ऐसा होता है वो। तो ये जो विराम चिन्ह वगैरह है ना, ये कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, 5-6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, मतलब विराम चिन्ह वगैरह, ठीक है। कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विराम चिन्ह वाले। और ठीक है, बाकी के हम है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसके सेकंड पार्ट आपका जल्दी आ जाएगा और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, टेक केयर।